Hello dear students, Assalamu alaikum. Yesterday I was discussing about MDCAT past paper 2005 and today I will discuss about MDCAT past paper 2006. Okay, so कल हमने डिस्कस किया था 2005 के एमसीक्यू पास पेपर जो डाउ यूनिवर्सिटी कराची ने कंडक्ट किया था एमडी कैट सिंध में। तो ये भी डाउ मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ने कराची ने कंडक्ट किया है एमडी कैट 2006। ओके, सो कल भी हमने जो है लेक्चर अपलोड किया था 2005 का। तो आज हमने 2006 का पास पेपर कंप्लीट सीरीज़ आपको करवाएंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को जिस स्टूडेंट ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो भी अपडेट है, मेरा जो भी इस चैनल पे जो भी मतलब अपडेट मैं शेयर करता हूं तो आप तक ज़रूर पहुंचे। ओके, सो चलते हैं एमसीक्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी पोर्शन को हम डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले भी हमने आईबीए के पास पेपर करवाए हैं 2001 2002 के, एंड उससे भी पहले जो 1998 1999 के भी एमडी कैट जो आईबीएस कराची ने कंडक्ट किया है एमडी कैट सिंध में, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करवाया है इस चैनल पे। ओके, तो जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे स्टूडेंट जो भी हैं यूट्यूब पे, तो उसी ने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो काइंडली पहले वो देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप जो हैं वो ये लेक्चर सुने। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज पे। जो बायोलॉजी पोर्शन दिया गया है 2006 का पास पेपर है जो DUHS ने कंडक्ट किया था सिंध में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिया गया है एमसीक्यूज नंबर 1। जो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी पोर्शन डिस्कस करेंगे तो डिफरेंट फूड चेन्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म। सो डिफरेंट फूड चेन जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं अदर फॉर्म्स के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये फूड पिरामिड भी नहीं होते, एनर्जी ग्राफ, फूड वेब एंड एनर्जी पिरामिड एंड फूड चेन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो फूड वेब है। ओके, सो फूड वेब इज अ करेक्ट ऑप्शन। जो फूड वेब होता है उसके डिफरेंट फूड्स चेन होते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं अदर फॉर्म्स के साथ। ओके, तो इसको हम फूड वेब कहते हैं। ओके, न कि इसको एनर्जी पिरामिड कहते हैं, न कि फूड चेन और सो ऑन। सो सेकंड नंबर पे आते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, सो बेसिक जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई थी सेल से, सो सी ऑप्शन इज सेल इज अ करेक्ट। देन थर्ड नंबर पे आते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और इन्वॉल्व इन। जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है वो इन्वॉल्व होता है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए, आरएनए सिंथेसिस के लिए या प्रोटीन मॉडिफिकेशन के लिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सॉरी, एंडोप्लाज्म नहीं, जो एंडोप्लाज्म का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, तो ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं है। ओके, तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या करते हैं? प्रोटीन जो होती है उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं, मॉडिफाई करते हैं, नहीं प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते। ये आप इसका सही तरीके से कॉन्सेप्ट समझें। जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है रफ एंडोप्लाज्म, वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करवाता, वो प्रोटीन मॉडिफिकेशन करवाता है। ओके, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो हमारे राइबोसोम्स होते हैं, वो फिर प्रोटीन फैक्ट्री होती है, ये आप सभी जानते हैं। ओके, तो या ये इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन मॉडिफिकेशन, न कि प्रोटीन सिंथेसिस, न कि डीएनए सिंथेसिस, न कि आरएनए सिंथेसिस। सो प्रोटीन मॉडिफिकेशन इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो सी सॉरी डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 एमसीक्यूज पे। many ribosomes to endoplasm reticulum to form। जो many ribosomes होते हैं वो अटैच
टू द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के फॉर्म में होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटेंस प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो इंटेंस प्रोटीन सिंथेसिस है। देन हम नंबर 5 पे आते हैं, अर्थवॉर्म गैसियस एक्सचेंज। जो अर्थवॉर्म होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं स्किन के, न कि लंग्स के, न कि ब्लड के, न कि नेफ्रिडिया। ये अर्थवॉर्म की बात कर रहा है और गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहा है। आप समझ रहे होंगे कि गैसियस एक्सचेंज जो होते हैं वो लंग्स नहीं, वो स्किन की, लेकिन ये अर्थवॉर्म है, ये स्किन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ये स्किन से अपनी जो गैसियस एक्सचेंज है वो आकर करते हैं। देन उसके बाद एमोबा। एमोबा इज अ सेल्यूलर प्रोकैरियोटिक मल्टी न्यूक्लियड एंड नन ऑफ अबो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये एमोबा यूकैरियोटिक होते हैं, न कि असेल्युलर होते हैं, न कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी नहीं होते। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो एमोबा जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास नन ऑफ दिस। देन हम आगे बढ़ते हैं नंबर 6 एमसीक्यूज पे। नोस्टिक कंटेन फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो नोस्टिक होती है उसमें कंटेंट्स होते हैं और फॉलोइंग एक्सेप्ट किसके अलावा, तो सेलुलोज, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस एंड लास्ट वन डी क्लोरोप्लास्ट। सो ये देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल नोस्टिक जो होती है उसमें कंटेंट्स क्या होते हैं, ग्लूकोज भी होता है, देन उसके बाद राइबोसोम्स भी होते हैं, उसके बाद गोल्गी एपरेटस नहीं होते हैं नोस्टिक में, और क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं नोस्टिक कंटेंट्स। ये एक्सेप्ट पूछ रहा है तो इसका गोल्गी बॉडी जो है वो नहीं होते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास गोल्गी बॉडी इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये नोस्टिक कंटेंट्स फॉलोइंग एक्सेप्ट की बात कर रहा है तो गोल्गी बॉडी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये नोस्टिक में सेलुलोज भी कंटेंट होता है, राइबोसोम्स भी होता है एंड क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, ये गोल्गी एपरेटस नहीं होता। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो गोल्गी बॉडी होगा। ओके, गोल्गी बॉडी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 7 एमसीक्यूज पे। माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी फाउंड इन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो फाउंड की जाती है प्रोटोजोन में, न कि बैक्टीरिया, न कि वायरस, न कि नोस्टिक। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो फाउंड की जाती है प्रोटोजोन में। ओके, देन नंबर 9 पे आते हैं, एकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्म्स हैव अ ब्रेन। जो इकाइनोडर्म्स होते हैं उसमें ब्रेन आप सभी जानते हैं वेल डेवलप्ड नहीं होता, रेडियोमेंट्री नहीं होता, एब्सेंट होता है। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, इकाइनोडर्म्स हैव ब्रेन एज एब्सेंट। देन नंबर 10 पे आते हैं, मेल हनी बीज। मेल हनी बीज आर कॉल्ड डिप्लॉयड, हिप्लॉयड, सो सी ट्रिप्लॉयड, डी नन ऑफ अबो। सो जो मेल हनी बी होती है ना, वो मेल हनी बी जो होती हैं वो मेल हनी बी हमारे पास क्या होती हैं, वो डिप्लॉयड होती हैं, डिप्लॉयड। ओके, न कि ट्रिप्लॉयड होते हैं, न कि जो है वो नन ऑफ अबियन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा इज अ डिप्लॉयड इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन नंबर 11 पे आते हैं, स्पोर्स आर डिप्लॉयड, हैप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ये भी डिप्लॉयड होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं वो भी डिप्लॉयड होते हैं। देन नंबर 12 पे हम आगे बढ़ते हैं, मोस्ट ऑप्टिमम इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ फंगस इज। जो इम्पोर्टेंट होती है इन्वायरमेंट के लिए ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ फंगस, तो वो मॉइस्ट होती है। सो करेक्ट ऑप्शन मॉइस्ट इज अ करेक्ट। आप समझ रहे होंगे ड्राई, लेकिन ड्राई नहीं होती ये। ऑप्टिमम जो इन्वायरमेंट हमारे पास होता है ग्रोथ ऑफ फंगस का, जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो मॉइस्ट होता है, वो ड्राई नहीं होता, शेडी भी नहीं होता, एंड ऑल ऑफ अबव हो ही नहीं सकता। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास होगा फंगस का जो मॉइस्ट है। देन मेज एंडोस्पर्म इज। जो मेज एंडोस्पर्म जो होते हैं वो मॉइस्ट सॉरी डिप्लॉयड होते हैं, हेप्लॉयड होते हैं, ट्रिप्लॉयड होते हैं एंड नन ऑफ अबो। सो जो मेज एंडो
स्पर्म होते हैं वो भी एक डिप्लॉइड होते हैं। ओके, मेल एंड स्पर्म इज अ डिप्लॉइड इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन नंबर 14 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एन एडिबल सेव्ड कोट। सेव्ड कोट जो होता है वो ग्रेवा होते हैं। सेव्ड कोट को हम कहते हैं ग्रेवा। ओके, देन 15 पे आते हैं हम, मलेरिया इज काज बाय प्रोटोजोन। सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, आप सभी जानते हैं ऑलरेडी। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। ये पूछ रहा है कि इनमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी नहीं है। सो टाइफाइड एंड टीबी सो इज अ बैक्टीरियल डिजीज, एंड rabies and polio is a not bacterial disease. Diphtheria, cholera is a bacterial disease. Dysentery and diarrhea is a bacterial disease. So B option is a correct. Rabies and polio is a not a bacterial disease. Rabies and polio is a virusal disease. So B option is a correct. Rabies and polio is a viral disease. Viral disease is a virus. Okay, then is a not a bacterial disease. Then how many mitotic division produce 12 cells? 12 cells में कितने mitotic division होते हैं? तो 12 cells में जो mitotic division होती है तो वो 4 होती है। जो 4 division होती है वो is a mitotic division produced in 12 cells. Okay, then chloroplast can be traced in। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ट्रेस्ड करता है स्टीम को, लीफ को, रूफ को, या नन ऑफ अबो को। सो लीफ इज अ करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लीफ के ट्रेस्ड करते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। Glutation is due to high transpiration, low relative humidity, negative root pressure, positive root pressure. So glutation is due to negative root pressure। जो glutation होती है वो क्या होती है, ये negative root pressure होती है, न कि हमारे पास positive होती है, न कि low होती है, न कि high होती है, ये only are negative root pressure। So C option is a correct। Then when your hand touches the hot body, which path is taken by stimuli to withdraw your hand? So ये पूछ रहा है कि आप जब भी हैंड को टच करते हैं कि हॉट बॉडी पे, ओके, जो पाथ ऑफ हॉट बॉडी स्टिमुलाई करता है विदड्रॉ योर हैंड पे। सो ये सेंसरी न्यूरॉन और स्पाइनल कॉर्ड पे मैसेज आता है, और ब्रेन के या मसल्स के, या सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड मसल्स, या सी सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड मोटर न्यूरॉन। तो उसके बाद हॉट ऑब्जेक्ट देन मूव स्पाइनल कॉर्ड देन मूव हैंड, नो। सो यहाँ पे ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आया है। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो मूव करता है स्पाइनल कॉर्ड पे, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेज आगे मसल्स पे देते हैं, मसल्स जो है स्पाइनल कॉर्ड का मैसेज लेकर जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ओके, सो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। देन a man with a blood group A marry a woman। ब्लड ग्रुप मैन का जो है वो ए है, वो मैरी करता है वुमेन के साथ, जो वुमेन का ब्लड ग्रुप है वो बी है। देन चाइल्ड में से कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? सो ए एंड बी, बी एंड ए बी, ए एंड ए बी, ए बी, ए बी एंड ओ। सो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। जो हमारे पास मेल होता है वो वुमेन के साथ जो मैरी करता है, तो मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, देन वुमेन का ब्लड ग्रुप उसकी वाइफ का जो वो बी है। तो चाइल्ड के जो ब्लड ग्रुप होंगे वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, एंड ओ भी हो सकता है। सो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। देन in a population 36% people have a blue eye। Allele frequency for a blue is very well blue। So 36 40 60 62। सो ये 36 जो पीपल हैं वो ब्लू आए हैं,
अली फ्रिक्वेंसी फॉर ब्लू के लिए कह रहा है, सो ब्लू इज 36। ओके, समझ में आ गया? ओके, देन which of the following is not a requirement for seed germination? इनमें से requirement नहीं है seed germination के लिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एबेसिक एसिड। ओके, एबेसिक एसिड इज अ सी ऑप्शन करेक्ट। Then 24, reduction division in meiosis 1. Reduction division in meiosis 1. So anaphase 2, anaphase 1, dikinesis, diplotin. So anaphase 1 is a correct option. Then 25 पे आते हैं, the life was evolved at in a water is a correct option B. Then dash structure was first, dash structure of first, so dash cellulose structure protein first proposed by Robertson, so A option is a correct. Then 27 पे आते हैं, एंजाइम एसोसिएटेड विथ क्रेब साइकिल। जो एंजाइम होते हैं वो एसोसिएट किए जाते हैं क्रेब साइकिल के साथ, ये फाउंड किए जाते हैं 27 का एमसीक्यूज यहाँ पे ये दिया गया है कि ये पूछ रहा है कि जो स्ट्रक्चर होता है जो एंजाइम होते हैं वो एसोसिएट किए जाते हैं क्रेब साइकिल के साथ, ये फाउंड किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। जो एंजाइम एसोसिएट किए जाते हैं क्रेब साइकिल के साथ, जो ये फाउंड किए जाते हैं वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में फाउंड किए जाते हैं। ओके, देन उसके बाद 28 पे हम आते हैं, ज़ेंथोफिल, ये येलो की बात कर रहा है। ज़ेंथोफिल्स इज अ पिगमेंट हैविंग येलो इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन 29 आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और सिमिलर इन हैविंग, ये पूछ रहा है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के सिमिलर होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है 29 का वो ए ऑप्शन है। जो सिमिलर स्ट्रक्चर है वो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस के साथ होता है। सो देन लास्ट वन एमसीक्यूज यहाँ पर बायोलॉजी पोर्शन का दिया गया। अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तो जो भी मेरा चैनल है उस पर जो भी अपडेट जो भी अपलोड की जाती है तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके, सो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो वो भी अपना जो है कंपटीशन कर सके दूसरे लोगों के साथ। ओके, देन लास्ट वन एमसीक्यू दिया गया है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल लाइक क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इज अ करेक्ट। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री पोर्शन के को हल करेंगे, देन उसके बाद फिजिक्स का पोर्शन भी आपको करवाएंगे। ओके, हाँ, केमिस्ट्री पोर्शन को हम डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पे है, विच हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अमंगस्ट 6A गिवन। सो PO TO SE BI। सो फास्फोरस ऑक्साइड जो होता है उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, सो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। विच इज रेडियो एक्टिव हेलोजन, इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव हेलोजन है? आयोडीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सो नन ऑफ अबो। सो करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ अबो। जो रेडियो एक्टिव हेलोजन होते हैं वो ये नहीं होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन नहीं होता। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ अबो। देन उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं नंबर थर्ड पे, व्हिच इज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी अमंग फॉलोइंग। ये पूछ रहा है कि इनमें से काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है। सो ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। सो ऑल की जो है हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो ऑल ऑफ दीज होगा। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 एमसीक्यूज पे, which is not a normal cracking phenomena। इनमें से कौन सा क्रैकिंग नॉर्मल क्रैकिंग फिनोमेना नहीं है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास, ये पूछ रहा है कि नॉर्मल क्रैकिंग फिनोमेना नहीं है, सो नॉर्मल क्रैकिंग इज अ करेक्ट ऑप्शन डी। देन नंबर 5 डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें से कौन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो oxidizing agent is an electron gainer is a correct option। then नंबर 6 पे आते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलकर हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाते हैं। the rate expression is rate
equal to kinetic hydrogen bromide. The order of reaction is 1.5 is a correct option. Okay, then 7 पे आते हैं, which is not a nucleophile. इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है. सो bromine trifluoride is a not a nucleophile, an electrophile in nature. Okay, so C option is the correct. Then 8 number पे आते हैं, which alcohol can form a ketone. वो कौन सा अल्कोहल है जो कीटोन को फॉर्म करता है. So secondary alcohol is a correct option. Secondary alcohol can form a ketone. Okay, B option is correct. Then number 9 पे आते हैं, which is not an allotropic of a carbon. इनमें से कौन सा allotropic कार्बन नहीं है. So methane is not a allotropic carbon. So methane is correct. Then हम आगे बढ़ते हैं number 10 MCQs पे. What are the raw material in the formation of a urea? यूरिया में वो रॉ मटेरियल कौन सा है. सो स्टीम, मीथेन एंड अमोनिया, एंड स्टीम, अमोनिया एंड मीथेन एंड स्टीम, नन ऑफ अबोव. सो स्टीम एंड अमोनिया इज अ करेक्ट ऑप्शन. स्टीम एंड अमोनिया इज अ रॉ मटेरियल इन द फॉर्मेशन ऑफ एन यूरिया. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो अभी तक मेरे चैनल को जिन स्टूडेंट ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो भी मैं पास पेपर करवाता हूं तो आप तक पहुंचेगा. ओके, जो भी स्टूडेंट ने पहले वाले मेरे लेक्चर्स नहीं सुने हैं, जो मैंने IBA के पास पेपर करवाए हैं, अपलोड किए हैं, उसके वीडियो 1999 के, 1998 के, 2000, 2001 के, 2002 के, 2003, 4, 5, देन अभी 6 करवा रहे हैं. ओके, सो जिन लोगों ने भी अभी तक वो चैनल पे लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो जल्दी वो MCQs सॉल्व करें, देन उसके बाद ये MCQs को पढ़ लें. ओके, तो वो इम्पोर्टेंट MCQs हैं क्योंकि ये MDCAT 2024 में जो हमारे लास्ट ईयर है या इस ईयर का लास्ट मंथ है जो दिसंबर, उसमें ये रिकन होने जा रहा है 8 दिसंबर को एंट्री टेस्ट है स्टूडेंट की. तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं क्योंकि IBA सखर जो है वो कंडक्ट करवाने जा रहा है MDCAT जो रिकनेक्ट होने वाली है 2024 में. ओके, तो उसके हिसाब से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं. तो आप ज़रूर इस चैनल पे ये MCQs सॉल्व करें ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. मेरे चैनल के अलावा कोई भी यूट्यूब पे किसी का चैनल जो भी है उसमें ये जो MCQs हैं पास पेपर वो नहीं करवा रहे हैं क्योंकि मेरा एक ही चैनल है जो मैं रोज़ाना जो है सुबह 7 बजे से मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस. जो भी स्टूडेंट को चाहिए तो मेरे चैनल पे देख सकता है सुबह 7 बजे. ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं नंबर 11 MCQs पे. इन अ रिएक्टर, सो रिएक्टर ली-चैटलर प्रिंसिपल्स कैन बी फेवर्ड बाय. ली-चैटलर प्रिंसिपल जो होता है वो फॉरवर्ड करता है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर नहीं, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर इज अ करेक्ट ऑप्शन. लो प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर इज अ रॉन्ग आंसर. दो बी हमारे पास आया है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इज अ करेक्ट ऑप्शन. न कि हमारे पास जो है ए है, न कि सी, न कि डी. हाई प्रेशर नहीं होता, हाई टेम्परेचर भी नहीं होता. तो हाई प्रेशर होता है, लो टेम्परेचर होता है इज अ करेक्ट ऑप्शन. देन 12 पे हम आते हैं दी कंपाउंड्स व्हिच अपोज एंजाइम एक्टिविटी. जो एंजाइम अपोज करता है सिस्टम को, अपने जो कैटलिस्ट काम कर रहा होता है एंजाइम की सिस्टम को एक्टिविटी को आगे नहीं बढ़ने देता, यही उसको हम कहते हैं इनहिबिटर्स इज अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, इज अ करेक्ट ऑप्शन. C is a correct. Inhibitors is a opposed enzyme activity. Okay, then उसके बाद हम 11, 12, 13 पे आते हैं.
Decay of metal with interaction with surrounding are called as। जो 13 का एमसीक्यूज यहाँ पे दिया गया है, जो ये पूछ रहा है कि डीके मटेरियल करते हैं इंटररिएक्शन विद सराउंडिंग, सो कोरोसिन इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन हम आगे बढ़ते हैं 14 पे। 18 gram of glucose in 1000 gram of solution of glucose। ओके, ये कह रहा है कि 18 ग्राम जो है वो ग्लूकोज हैं एंड 1000 ग्राम जो है वो सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के हैं, वो भी। एंड मोलर कंसंट्रेशन ग्लूकोज की कितनी होगी? तो मोलर कंसंट्रेशन जो ग्लूकोज की होती है वो 0.1 मीटर होती है, 0.1 मोल, सॉरी। देन हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पास हो गया कंसंट्रेशन का। देन 15 पे आते हैं, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, ये पूछ रहा है कि 1 ग्राम जो हाइड्रोजन का हम कंटेन करते हैं मॉलिक्यूल्स में, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे? को इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन 16 पे आते हैं, अल्केन आर आल्सो नोन एज। सो अल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब यहाँ पे अल्कीन लिखा हुआ होता तो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करेक्ट करते हैं। ओके, जब ये अल्काइन लिखा हुआ होता तो तभी भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखते। ओके, देन ये अल्केन की बात कर रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज अल्केन मेंबर। देन हम 17 पे आते हैं, आइसोटोप्स डिफरेंट इन। आइसोटोप जो डिफरेंट होते हैं वो न्यूट्रॉन नंबर पे होता है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन बेंजीन डज नॉट शो एनी वन ऑफ फॉलोइंग। जो बेंजीन होती है वो कौन सा इसमें से फॉलोइंग नहीं करती, शो नहीं करती? ऑक्सीडेशन करती है, एडिशन करती है, एलिमिनेशन नहीं करती। सो जो 16 है हमारे पास, उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 18 जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एलिमिनेशन। ओके, सॉरी, जो बेंजीन होती है वो क्या करती है? एडिशन नहीं करती, ऑक्सीडेशन भी करती है, लेकिन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ये करती है, एडिशन रिएक्शन नहीं करती। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी, एडिशन बेंजीन डज नॉट शो। ओके, नोबल गैस हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। जो नोबल गैस होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो होती है वो हमारे पास NS1 NS6 होती है, सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं 20 पे। Which of the following is electropositive elements? इसमें से कौन सा electropositive elements है? So alkaline earth metal, okay, alkaline earth metal and alkali metal are called as is a correct option. So both A and B is a correct. Halogen नहीं होता। ओके, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ना वो अल्कली मेटल भी होते हैं एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके देन 21 पे आते हैं, द आर ऑफ एल्यूमिनियम इज पायराइट, बॉक्साइट, गैल्यूना, एक्साइट। सो बी बॉक्साइट इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद 22 पे हम आते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हाई पावर वेपर प्रेशर। जो हाई पावर वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारे पास वाटर का होता है, इथेनॉल का होता है, देन एसीटोन का होता है, देन ईथर का होता है। सो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। देन उसके बाद बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड। जो बोरिक एसिड होती है ना वो किसमें यूज नहीं की जाती? सो बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक में भी की जाती है, आई वेशर में भी की जाती है, सोडा बोतल लाइन में नहीं की जाती। ओके, इसमें भी की जाती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो होगा वो सी होगा, सोडा बोतल फार्मूला इज अ बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड। देन 24 पे आते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 95 सेंटीमीटर क्यूब at pressure of 9.961 into 10 raised 4
Newton per meter square. What would be its volume at 10 raised 0.13 into 10 raised 4 Newton meter square? So ये पूछ रहा है कि ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर दिया गया है यहाँ पे, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है और वॉल्यूम इसका 95 सेंटीमीटर क्यूब है और प्रेशर ये बता रहा है 9.961 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड व्हाट द वॉल्यूम इसका कौन सा होगा? ओके, वॉल्यूम जो भी है इस वॉल्यूम पे इसका न्यूटन मीटर पर सेकंड। एंड सो इसका 24 जो है 24, ओके सॉरी 24, ओके। तो ये बता रहा है कि जो इसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। देन ये इसका वॉल्यूम 95 पे डिपेंड करता है। देन उसका प्रेशर जो है 9.961 है इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका वुड भी वॉल्यूम इस टेम्परेचर पे, इस वॉल्यूम पे कितना होगा? सो 94 सेंटीमीटर पर क्यूब होगा। ओके, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 25। Which one of the following is water soluble vitamin? Biotin is a correct option. ओके, जो बाइटिन होती है वो क्या होती है? वो हमारे पास वाटर soluble vitamin is a biotin is a correct option. ओके, देन 26 पे आते हैं हनी। हनी इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। देन 27 पे आते हैं द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इज 1.1:3, सो देन रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अ करेक्ट ऑप्शन 3:1। सॉरी 3:1 नहीं होता हमारे पास। एंड जो सी ऑप्शन है, सॉरी सी नहीं, डी 9:1। जो हमारे पास गैसेस होते हैं ना, उसकी रेट का डिफ्यूजन जो होता है वो टू गैसेस में किया जाता है 1:3 का। जो उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 9.9:1 होते हैं। ओके, सो 27 का डी ऑप्शन करेक्ट है। देन उसके बाद हम 28 पे आते हैं। Which one of the following bond has most polar characters? वो कौन सा बॉन्ड है जो पोलर मोस्ट करेक्टर शो करता है? सो कार्बन फ्लोराइड इज अ मोस्ट पोलर करेक्टर शोज। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। ओके, देन 29 point the incorrect statement in case of equilibrium state। इसमें से कौन सी पॉइंट दी गई है इनकरेक्ट? सो यहाँ पे हम देखते हैं इट इज डायनामिक नेचर, करेक्ट। it readjusts itself in the changing condition itself, correct. It can be attained from the side reactant, only one side reactant only, is a wrong answer, not a right answer, is a wrong answer. C, then it is attained from either side of reaction is a correct answer. So इनमें से पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सो सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि जो रिएक्टेंट काम कर रहा होता है वो वन साइड रिएक्शन करता होता है, नहीं दोनों साइड पे रिएक्शन करता है। ओके, देन लास्ट वन एमसीक्यूज देखते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है 30। ओके, a catalyst cannot initiate the reaction but speed up reaction which possible is a chemically। ओके, सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। जो अभी मेरे चैनल को जिन स्टूडेंट ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया दोस्तों के साथ, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप तक जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक ज़रूर पहुंचे। ओके, जो स्टूडेंट पहले लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं तो वो लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो जल्दी जल्दी मेरे लेक्चर्स सुने ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो अभी रिकरेंट होने वाली एमडीके 2024 में, जो हमारे 2024 के लास्ट मंथ में यानी दिसंबर की 8 तारीख को एंट्री का अनाउंसमेंट हो गया है जो आईबीएस सखर ने कंडक्ट करवाने जा रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो रिकरेंट एमडीके वालों स्टूडेंट के लिए। तो मैंने पहले भी आईबीए जो कंडक्ट करवाए हैं सिंध में एमडीके पास पेपर, वो भी मैंने आपको इस चैनल पे करवाए हैं। 1999 के, 1998 के, 2001 के, 2002 के, 3, 4, 5, अभी ये 6 चल रहा है। ओके,
तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप आगे बढ़ जाएं। ओके तो ओके तो फिजिक्स का पोर्शन अभी हम डिस्कस करेंगे। जो पहले हमने बायोलॉजी का पोर्शन भी डिस्कस कर लिया, देन उसके बाद केमिस्ट्री का भी कर दिया, देन लास्ट वन जो है वो फिजिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट, इन विच वी ऐड मोर इम्प्योरिटी इन ट्रांजिस्टर्स। जो इम्प्योरिटी हम ज़्यादा ऐड करते हैं ट्रांजिस्टर्स में तो वो बेस पे काम कर रहा होता है, यानी इमीटर पे या किसी कलेक्टर पे या नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इमीटर। जो हम इम्प्योरिटी जो इन ट्रांजिस्टर में ऐड करते हैं तो वो इमीटर पे काम कर रहा होता है, यानी इमीटर के बेसिस पे। सो इमीटर इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन नंबर 2 पे आते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सॉल्व प्रॉब्लम विथ इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेशन फ्रेम, यानी both or none of above. So inertial frame is a special theory of relativity solve problem. Okay, so A option is a correct. Then number 3 पे आते हैं। Object displaced from 5 meter height reach ground at just distance of 10 meter. What its final velocity, उसकी final velocity कौन सी होगी? तो 10 बाय 2 मीटर पर सेकंड इज अ करेक्ट ऑप्शन। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो रहा है 5 मीटर हाइट रीचेस के बाद, वो ग्राउंड पे आता है डिस्टेंस 10 मीटर के साथ। ओके तो उसकी ये फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी, 10 मीटर पर सेकंड। देन नंबर 4 पे आते हैं हम। टेम्परेचर ऑफ a gas is directly proportional to vibrational kinetic energy, rotational kinetic energy, angular kinetic energy and none of above. So none of above is a correct option। जो ट्रांजिस्टर टेम्परेचर होता है वो गैस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके देन गामा रेज और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और transverse waves or mechanical waves or none of above. So gamma rays is a transverse waves, na ki longitudinal waves. Okay, radio waves is a longitudinal waves, na ki transverse waves. So gamma rays is a transverse waves. So C option is a correct, sorry B option is a correct. Then number 6 पे आते हैं हम। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स न्यूटन्स लॉ आर कॉल्ड एज। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल हैं वो फर्स्ट लॉ है एंड सेकंड लॉ भी, थर्ड लॉ इज नॉट, सो ऑल एप्लीकेबल। सो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हम बात कर रहे होते हैं तो वो न्यूटन्स लॉ जो होते हैं वो फर्स्ट लॉ भी होते हैं, सेकंड लॉ भी होते हैं, थर्ड लॉ भी होते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो ऑल एप्लीकेबल होते हैं। ओके देन वेक्टर्स नंबर 7 पे आते हैं। वेक्टर्स ऑफ द सेम लेंथ, हाउ दे मस्ट बी हैविंग एंगल सो वी गेट रिजल्टेंट टू और आइदर। सो इसका रिजल्टेंट जो होगा हमारे पास वो 0 होता है, क्योंकि मस्ट भी वाइब्रेट करते हैं हैविंग एज अ रिजल्टेंट बिटवीन आइदर। देन नंबर 8, व्हेन वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर वेट ऑफ न बॉडी। ये कह रहा है कि जब हम मूव कर रहे होते हैं पोल टू द इक्वेटर के तरफ, वेट ऑफ बॉडी जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है या रिमेन सेम होता है। सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। हम जब भी पोल टू इक्वेटर पे तरफ मूव करते हैं तो उसका वेट जो बॉडी का होता है वो सेम रहता है, न कि डिक्रीज होता है न कि इंक्रीज होता है। ओके देन नंबर 9 पे हम डिस्कस करते हैं। लाउडनेस ऑफ न साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सो डी directly proportionality to the frequency is a D option is a correct।
ओके, देन हम 10 पे आते हैं। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ एन एयर फिल्म। एयर फिल्म की जो विड्थ होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीजेस हो रही होती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए। देन 11 पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव द ब्रिज फॉल्स एट द एंड of third second portion of the velocity is a 3000 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकंड। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 12 पे। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन ईएमएफ, change in EMF, change in inertial frame, sorry flux, rate and change in flux, then both A and B. So rate and change in flux, so C option is the correct। जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। ओके, देन उसके बाद हम फैराडेज लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। फैराडेज लॉ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंडक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डेल्टा थीटा पर डेल्टा टी एन डेल्टा थीटा पर डेल्टा टी एम माइनस एन डेल्टा थीटा पर डेल्टा टी। सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, so C option is a correct। Then according to current cannot AC, sorry AC current cannot produce by, जो AC करंट होता है वो किसमें प्रोड्यूस नहीं किया जाता। आप सवाल को सही तरीके से समझें। जनरेटर जो होता है वो AC करंट प्रोड्यूस नहीं करता। ओके, सॉरी, ठीक है ओके। जनरेटर, मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एसी जनरेटर जो है प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये डीसी जनरेटर प्रोड्यूस करता है। सो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ फॉर्म्ड बाय ओम्स लॉ, जो ग्राफ्स फॉर्म्ड होते हैं वो ओम्स लॉ को स्ट्रेट लाइन में शो कर रहे होते हैं, पैराबोला करते हैं या हाइपरबोला कहते हैं, सेगमेंट। सो पैराबोला इज द करेक्ट ऑप्शन। ओम्स लॉ जो होते हैं वो फॉर्म किए जाते हैं, उसका जो स्टेटमेंट होती है वो पैराबोला स्ट्रक्चर होता है। ओके, देन नंबर 16 पे आते हैं हम। रेड क्लाउड सैम्स एंड बिकॉज, ये रेड क्लाउड्स जो होते हैं वो सैम्स करते हैं यानी एब्जॉर्ब रेड लाइट यानी रिफ्लेक्ट रेड लाइट। सो रिफ्लेक्ट रेड लाइट इज अ करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास भी। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी गिवन बाय डेल्टा E इक्वल टू थीटा इंटू डेल्टा W, देन डेल्टा H equal to delta E, then delta theta equal to delta E, none of above, so none of above is a correct option। Then two vectors A and B make an angle theta between them, the projection of B and A can be again given as A B C D। ए में ये बात करा है ए कॉस थीटा की, बी में यह बात करा है इंटू बी अपॉन ए इंटू बी अपॉन बी कॉस थीटा। सो 18 जो है वो उसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ए बाय बी अपॉन ए की बात करा है, यहाँ पे ये ए एंड बी मेक करा है थीटा को, ये बिटवीन होते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी एंड ए के। ओके, देन हम 19 पे आते हैं। If 42 joules heat is supplied to a system and work done by the system is 32 joules, which the change in internal energy, इसमें से कौन सी इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। ओके, सो इसमें जो है वो 10 जूल की एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी इंटरनल एनर्जी के हिसाब से। देन उसके बाद 20 पे आते हैं। दी यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका यूनिट कौन सा है। रेडियन सेकंड -1, रेडियन -3 सेकंड -1, रेडियन सेकंड -2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो सी इज अ करेक्ट, ये एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। देन उसके बाद 21 पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, सो एनर्जी एंड टॉर्क इज द सेम डायमेंशन। सो फर्स्ट नहीं, सेकंड एंड थर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो सी इज अ करेक्ट। ओके,
देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 22 पे। इफ ए बी इज इक्वल टू 0 वी conclude that so we conclude that is all of above vector mutually perpendicular both okay either of the two vectors is null vector is a correct, both of vector are null is a correct if the vectors of mutually perpendicular all of above, so all of above is a correct option। देन हम आगे बढ़ते हैं 23 पे। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये स्केलर प्रोडक्ट है, एट द एंगल थीटा विच ईच अदर ए बी साइन थीटा। ओके, ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। सो ए बी कॉस थीटा इज अ करेक्ट ऑप्शन, न कि ये ए बी साइन थीटा होंगे, न कि ये ए बी होंगे। ये ए बी एंड थीटा की बात कर रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए बी कॉस थीटा होते हैं स्केलर प्रोडक्ट जो टू वेक्टर्स के दरमियान होती हैं, एक ए के एक बी के। ओके, देन उसके बाद हम 24 पे आते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ न वेक्टर ए विथ इटसेल्फ ए इनटू ए इक्वल टू 0 इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन which one of the following process obey Boyle's law? Boyle's law को कौन सा जो है वो प्रोसेस ओबे करता है? इसमें Boyle's law में जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, सो आइसोथर्मल इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन 26 पे आते हैं। द चेंज इन ईच प्लेट ऑफ न parallel plate capacitor is 6 microcoulomb and capacitance is 4 microfarad. What is the potential difference between plates? तो पोटेंशियल डिफरेंट प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1.8 वोल्ट होगा। सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट, सॉरी नहीं ओके सॉरी, डी इज अ करेक्ट होगा हमारे पास। ओके, तो ये प्लेट की बात कर रहा है 6 माइक्रोफेराड की एंड 4 6 इंटू 4। ओके, सो ये डिवाइड करते हैं तो इसको उसका जवाब जो होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। ओके, सो ये डायरेक्ट हमने किया। ओके, देन उसके बाद आगे हम 27। लीन्स लॉ इज अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये लीन्स लॉ की बात कर रहा है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात कर रहे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो एंगुलर मोमेंटम होता है। लॉ जो लीन्स लॉ होता है वो अकॉर्डेंस करते हैं ऑब्जर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लॉ इज एंगुलर मोमेंटम। देन 28 पे हम देखते हैं कौन सा एमसीक्यू है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज सर्व्ड बाय ट्रांसफार्मर? ओके, अब सवाल को सही तरीके से समझें। ये कह रहा है कि प्रपोज कौन सा किया गया है सर्व्ड ऑफ ट्रांसफार्मर में। सो converts alternative current into direct current, alternative current direct current into alternative current। so B option is a correct, converts direct current into alternative current। then 29। okay, so बेटा अभी तक सॉरी 29 which of the following statement is incorrect in perspective of modern physics? ओके, ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ये इसमें से इनकरेक्ट है जो मॉडर्न फिजिक्स की दी गई है। सो 29 पे ये पूछ रहा है। सो एनर्जी हैज इनर्शिया इज अ करेक्ट। देन टाइम डायलेशन फिनोमेना डज नॉट अकर रेडली daily life is a correct। then C, light is electromagnetic radiation is a correct। D, universe is continuously contracting is a incorrect answer। so 29 is a correct option, D, universe is continuously contracting। then उसके बाद लास्ट नंबर एमसीक्यूज दिया गया है 29 के बाद 30 एमसीक्यूज पे। visible spectrum of a light line is you know very well, ये विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है यानी ये बेलमर सीरीज की बात कर रहा है। ओके, आप सभी जानते हैं कि जो लाइमन सीरीज होती है, लाइमन सीरीज लाइमन होती है वो अल्ट्रा वायलेट मीन्स यूवी
रेडिएशन को शो करती है लाइमन सीरीज। ओके, देन बल्मर सीरीज जो होती है वो हमारे पास वो विजिबल को शो करती है, विजिबल वीएस को, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होती है वो बेलमर सीरीज को शो करती हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर जो मैंने आपको दिया। पास्ट पेपर करवाए हैं 2006 के, जो सिंध में एमडीकेट कंडक्ट किया है यूएसएस ने, DUHS ने, सॉरी, डाओ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस कराची ने। तो 2006 में जो ये भी इम्पोर्टेंट रिलेटिव ने IBA पास पेपर सिंध के, जो अभी 2024 में रिकन होने वाली है एमडीकेट 2024। सो आप तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो भी मेरा चैनल पे अपलोड करता हूँ वीडियोस, तो आप तक पहुँचेंगे। ओके, तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ओके।